चलिए अब बात ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने वाले एक ऐसे बड़े ग्रुप के बारे में जिसने 300 करोड़ रुपए की कर चोरी की। और जब इनकम टैक्स विभाग ने 2015 में गीतांजलि समूह नाम के बड़े ग्रुप पर छापा मारा तो सामने आया काली कमाई का काला सच। कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, सवाल ऐसे जिसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। आज आपको दिखाएंगे ब्लैक और व्हाइट मनी के बीच के खेल को और इनकम टैक्स रेट के काले सच को। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भारत 24 पर काली कमाई का भंडाफोड़। गीतांजलि ग्रुप के काले धन का बड़ा खुलासा। शेयर मार्केट में ब्लैक मनी को किया व्हाइट मनी। 2015 में गीतांजलि समूह पर पड़ी रेड का काला सच। 300 करोड़ के कर चोरी के मामले बनाए थे आईटी विभाग ने। समूह के कर्ता धर्ताओं ने कबूली थी 118 करोड़ की अघोषित आय। काली कमाई की कहानी का होगा पर्दाफाश। गीतांजलि ग्रुप के काले धन का बड़ा खुलासा। शेयर मार्केट में ब्लैक मनी को किया व्हाइट मनी। 2015 में गीतांजलि समूह पर आईटी रेड का काला सच। 300 करोड़ के कर चोरी के मामले बनाए थे आईटी विभाग ने। समूह के कर्ता धर्ताओं ने कबूली थी 118 करोड़ की अघोषित आय। 2015 में जब गीतांजलि ग्रुप पर इनकम टैक्स ने छापेमार कार्रवाई की तो पूरे समूह और उससे जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया था। गीतांजलि समूह के जगदीश प्रसाद अग्रवाल, शांतिलाल मारू, प्रदीप मित्तल के यहाँ की गई छापामार कार्रवाई में आईटी विभाग ने 300 करोड़ से ज्यादा के कर चोरी के मामले बनाए थे। कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने कई बड़े खुलासे किए थे। इनमें बताया गया था कि समूह से जुड़े व्यक्ति और कंपनियां टैक्स चोरी के लिए बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मनी लॉन्ड्रिंग, अंडर बिलिंग, ऑन मनी, इनसिक्योर लोन, कैपिटेशन फीस और कई हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। इस कार्रवाई में इनकम टैक्स ने 303 करोड़ की काली कमाई का खुलासा किया था, जिसके बाद समूह के लोगों ने 118 करोड़ की अघोषित आय कबूली थी। साथ ही विभाग को इस दौरान 57 लाख रुपए नगद भी मिले थे। आयकर विभाग के अनुसार गीतांजलि समूह को मुख्यतः जगदीश प्रसाद अग्रवाल और उनका परिवार संचालित करता था। शांतिलाल मारू और प्रदीप मित्तल समूह के मुखिया जगदीश प्रसाद अग्रवाल के निकटतम सहयोगी थे, जिसमें से शांतिलाल मारू का मुख्य व्यवसाय रियल एस्टेट, जमीन जायदाद से जुड़ा था, जबकि प्रदीप मित्तल का मुख्य व्यवसाय मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मार्बल और ग्रेनाइट से जुड़ा था। आयकर विभाग ने इस बात का भी खुलासा किया था कि जगदीश प्रसाद ने 90 लाख रुपए अपने ड्राइवर लादूलाल रेबारी के नाम कर रखी थी। गीतांजलि समूह के कर्ता धर्ता शेयर मार्केट में बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और पेनी स्टॉक्स के जरिए अपने काले धन को सफेद करते थे और इनकम टैक्स की चोरी करते थे। वहीं समूह के लोग मार्बल और ग्रेनाइट की बिक्री की अंडर बिलिंग और रियल एस्टेट में लेन देन में ऑन मनी का इस्तेमाल करते थे। ऑन मनी का मतलब किसी फ्लैट को कंपनी की बुक में उसकी असली कीमत से कम कीमत पर बेचना बताना है। आयकर विभाग ने ये भी बताया कि समूह अपनी मेडिकल शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए कैपिटेशन फीस लेता है। कैपिटेशन फीस वो अतिरिक्त फीस होती है जो सामान्य श्रेणी की बदौलत विशेष श्रेणी से तय नियमों के अतिरिक्त ली जाती है। इनकम टैक्स बचाने और काले धन का उपयोग करने के इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें सवाल नंबर 1 ये है कि क्या शांतिलाल मारू और प्रदीप मित्तल आज भी गीतांजलि समूह के साथ हैं? सवाल नंबर 2, समूह आज की तारीख में कितनी शेल कंपनियों का संचालन कर रहा है? सवाल नंबर 3, क्या समूह द्वारा आज भी बोगस एलटीसीजी का खेल खेला जा रहा है? जिन पेनी स्टॉक्स कंपनियों के साथ समूह ने बोगस एलटीसीजी का खेल खेला, उनकी क्या स्थिति है? क्या सेबी द्वारा उक्त कंपनियों के विरुद्ध जांच की गई थी? इस प्रकरण में इनकम टैक्स द्वारा खुलासा किया गया था कि कंपनी ने अपने ड्राइवर लादूलाल रेबारी के नाम से बेनामी लेन देन किए हुए थे। समूह द्वारा ऐसे और कितने बेनामी से काला धन एकत्रित किया गया है? सवाल नंबर 6,
इस प्रकरण में इनकम टैक्स द्वारा अनसिक्योर लोन के नाम पर 157 करोड़ की काले धन को सफेद करने के खेल का खुलासा तो किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई। क्या थी इस अनसिक्योर लोन की हकीकत? सवाल नंबर 7, जिन कंपनियों व्यक्तियों द्वारा समूह को अनसिक्योर लोन दिए गए थे, उनके विरुद्ध इनकम टैक्स विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सवाल नंबर 8, समूह द्वारा उदयपुर के अलावा कहां-कहां जमीनों में निवेश किया गया, कॉलोनियां काटी गई? सवाल नंबर 9, क्या समूह द्वारा आज भी जमीनों, कॉलोनियों, फ्लैट्स की खरीद फरोख्त में ऑन मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल नंबर 10, जिन व्यक्तियों द्वारा समूह के साथ जमीनों, कॉलोनियों, फ्लैट्स की खरीद फरोख्त ऑन मनी के तहत की गई थी, क्या आयकर विभाग द्वारा उन लोगों को जांच के दायरे में लिया गया था? सवाल नंबर 11, आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार समूह के जगदीश प्रसाद अग्रवाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-9 में किसी जमीन के बदले 1.4 करोड़ नगद लिए गए थे। जब इनकम टैक्स को इस बात की जानकारी थी तो उसने इस मामले को ईडी को क्यों नहीं सौंपा? ये जमीन जेपी अग्रवाल द्वारा किसे बेची गई थी? सवाल नंबर 12, क्या अंडर बिलिंग का खेल आज भी समूह द्वारा खेला जा रहा है? सवाल नंबर 13, क्या समूह द्वारा जबलपुर में खोले गए स्टील प्लांट में सब कुछ सही है? सवाल नंबर 14, क्या आयकर विभाग द्वारा समूह के कर्ताधर्ताओं से 118 करोड़ की वसूली कर ली गई है? सवाल नंबर 15, आयकर विभाग द्वारा 303 करोड़ के बनाए गए अन्य मामलों का क्या हुआ? हालांकि ग्रुप के कर्ताधर्ता जेपी अग्रवाल ने इनकम टैक्स को दिए गए अपने बयानों में कबूल कर चुके हैं कि वो 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषित आय को सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने अपने बयानों में कहा कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने अघोषित आय की 6 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त आय के रूप में इनकम टैक्स विभाग में जमा करवा दिए हैं। बहरहाल अब इस काले धन के कई चिट्ठे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोल चुका है, लेकिन काले धन के कई ऐसे मामले हैं जिन्हें ईडी द्वारा खोला जाना बाकी है। इस पूरे मामले को ईडी को पूरी तरह से हस्तक्षेप करके अपने हिसाब से इस मामले की उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना यह है कि ये मामला सामने आने के बाद ईडी इस मामले पर संज्ञान लेती है या नहीं। गीतांजलि ग्रुप पर खड़े होते सवालों को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये तो वक्त ही बताएगा।